हेलो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज हम बड़ी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस, इनकी आपस में क्या रिलेशन है, ह्यूमंस की एनिमल्स पे क्या डिपेंडेंस है, फार्मर्स की लाइफ कैसी होती है, माउंटेन्स में लोगों की लाइफ कैसी होती है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन और एनिमल्स की बात करते हैं। बच्चे, ह्यूमंस और एनिमल्स जो है ना, ह्यूमन भी एक एनिमल ही है जो इवोल्व जल्दी हो गया, ठीक है। और आज जो है हम पूरी दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट है और दुनिया में हमारा ही बोलबाला है। लेकिन एनिमल से हम लोग अलग नहीं है। बहुत सारे एनिमल्स हमारे पेट हैं, हमारे अलग अलग काम में वो मदद करते हैं। हम फूड के लिए बड़ी सारी चीजों पे उन पर डिपेंडेंट भी रहते हैं। और ये एनिमल इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कुदरत में बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं। बड़े सारे एनिमल्स हैं, इनके ऊपर हमारी डिपेंडेंस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। सेम फंक्शंस भी हम लोग करते हैं। अब अगर बात करें तो फूड प्रोवाइड करते हैं, जैसे हनी बी है, हमें हनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ना ये फूलों में ना पोलिनेशन करवाते हैं। फूलों में जो मेल पार्ट फीमेल पार्ट है ना, उसमें क्या करते हैं, उनके ऊपर ये क्या करते हैं, उड़ते हैं। उससे फूल जो होता है ना, वो पोलिनेट होके फल बन जाता है। फल के अंदर बीज होते हैं, तो बीजों से नए पौधे आते हैं। अगर ये हनी बी वगैरह नहीं होगी तो देखो ये सब कुछ भी नहीं होगा। उसके अलावा बच्चे हमें मिल्क देते हैं, एग्स देते हैं, मीट देते हैं, ऊन यानी वूल देते हैं, हमारे लिए खेतों में काम करते हैं, बैल हैं, ठीक है। ऊंट हो गए, बैल हो गए, हाथी हो गए, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं हमारे लिए। बड़े सारे हमारे काम जो है वो एनिमल्स हमारे लिए कर देते हैं। हालांकि बहुत अच्छी बात नहीं है उनमें, अगर एनिमल्स पे बहुत ज्यादा क्रूअल्टी हो तो अच्छी बात नहीं है, वो भी लिविंग बींग्स हैं, पर इट इज वेरी गुड, ठीक है, कि एनिमल्स हमारे आसपास हैं। हमें डॉग्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये हमें बहुत सारी चीजें जो हैं एनिमल्स बच्चे प्रोवाइड करते हैं। सिल्क का कीड़ा सिल्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कंपेनियनशिप और इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। अब आपके पास अगर घर में डॉगी होगा ना, तो आपने देखा होगा आपको दोस्त की कमी कभी महसूस नहीं होगी। वो आपके आसपास आसपास हमेशा रहेगा, आपको इमोशनल सपोर्ट, आपका साथ देगा और कंपेनियनशिप भी देगा, ठीक है। और इकोलॉजिकल बैलेंस भी बनाते हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब ह्यूमंस की क्या इंपॉर्टेंस है एनिमल्स के लिए? हम उनकी केयर करते हैं, उनको शेल्टर देते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। हम इंटेलिजेंट हो गए, हमें इन चीजों का पता है ना। अच्छा, अब लाइफ फंक्शन की बात करें, एनिमल और ह्यूमंस में ना लाइफ फंक्शन सेम सेम है, यानी जिंदा रहने के लिए कुछ चीजें हमारे अंदर होती हैं, वो एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर सेम सेम है। जैसे दोनों ही हम ना न्यूट्रिशन 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 एक प्रोसेस होता है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों को का ग्रहण करते हैं, यानी वी बोथ ईट फूड। अब ना कुछ एनिमल्स जो होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं हार्बीवोरस। कैसे होते हैं बच्चे? हार्बीवोरस यानी शाकाहारी। ये सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ घास फूस खाते हैं। कुछ एनिमल होते हैं कार्निवोरस यानी सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया। हार्बीवोरस में जैसे गाय हो गई, है ना, हिरन हो गया, शीप हो गई। और ओमनिवोरस जैसे हम इंसान हैं, हम सारी चीजें खाते हैं। हम मीट भी खा सकते हैं, हम मीट नहीं भी खा सकते हैं, हम वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं। अब हम में से कुछ वेजिटेरियन होते हैं, वो बाय चॉइस हैं, लेकिन हमारे दांत, हमारी आंतें, हमारा शरीर ऐसा है, हमारे शरीर की बनावट बच्चों ऐसी है कि हम चाहे तो हम दोनों चीजें खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सारे के सारे रेस्पिरेशन यानी हम सांस लेते हैं। हम क्या एयर ब्रीथ करते हैं। एयर में से जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन की मदद से हमारे शरीर के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे एनर्जी बनती है। ग्लूकोज जो है उससे एनर्जी बनती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं बच्चों। तो रेस्पिरेशन भी हमारे अंदर होता है ना। उसके अलावा बच्चे सर्कुलेशन, हम सभी जानवरों के शरीर में खून होता है। वो खून हमारे शरीर पूरे शरीर में घूमता है। खून क्या करता है? हमारे शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ऑक्सीजन, वाटर और फूड से जो न्यूट्रिएंट्स मिले हैं ना, उनको ले जाता है। और साथ में हमारे शरीर में ना जो वेस्ट बनता है, जैसे यूरिन बनता है या बाकी चीजें, तो उसको भी क्या करता है? उसको भी क्या करता है? जैसे यूरिन को किडनीज तक ले जाता है, किडनीज के जरिए वो हम लोग जब सुसु करते हैं तो बाहर आ जाता है। तो ये सारा सर्कुलेशन का काम भी ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, जिसमें ब्लड हो गया, हार्ट हो गया। तो सारे जानवरों में हार्ट भी होता है। हम इंसानों में जो हार्ट होता है उसके अंदर 4 चेंबर होते हैं। फिशेस वगैरह के अंदर एक ही चेंबर होता है। कुछ जानवरों के अंदर 2 चेंबर होते हैं, जैसे फिशेस वगैरह में। कुछ में 3 चेंबर, अलग अलग, है ना। जैसे आपको पता जो वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, अपना जो ऐसे ऐसे चलता है, जिसको हम कहते हैं अर्थवॉर्म यानी केचुआ। केचुए के अंदर 8, देयर आर 8 चेंबर्स इन, ठीक है, अर्थवॉर्म। सॉरी 8 चेंबर, माफ करना, 8 हार्ट होते हैं, 4 जोड़ी। एक्सक्रीशन, हम सभी जो वेस्ट होता है ना हमारे शरीर के अंदर, उसको एक्सक्रीट करते हैं इन फॉर्म ऑफ यूरिन यानी पेशाब, और स्टूल यानी शौच, ठीक है। स्टूल और यूरिन के जरिए हम अपना वेस्ट भी बाहर
करते हैं। मूवमेंट, हम सब चलते भी हैं, खासकर जो जानवर हैं जैसे हम आगे पीछे चल सकते हैं ऐसे, इसको कहते हैं लोकोमोशन। क्या कहते हैं बच्चों? इसको लोकोमोशन कहते हैं। तो हम क्या करते हैं? लोकोमोशन भी करते हैं। फूड ढूंढने के लिए, खतरे से निकलने के लिए, सरवाइव करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। पौधे बेचारे इतना नहीं कर सकते हैं ना, है ना? ठीक है, तो हमारे पास लेग्स हैं, मसल्स हैं, इसके लिए हमारे पास, इनको कहते हैं लेग्स और आर्म्स को लिम्स कहते हैं। तो हमारे पास लिम्स होते हैं बच्चे, ठीक है। लेग्स, फिन है, विंग्स हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए, मसल्स का। हम रिप्रोड्यूस भी करते हैं। री का मतलब फिर से, प्लस प्रोड्यूस का मतलब बनाना। हम अपनी ही कॉपी बनाते हैं। जैसे इंसान जब बच्चा पैदा करते हैं तो इंसान जैसा ही दिखता है, जब सांप बच्चे पैदा करते हैं सांप जैसा दिखता है, हाथी का बच्चा हाथी जैसे। तो हम सब रिप्रोड्यूस भी करते हैं प्यारे बच्चों। क्या करते हैं हम लोग? रिप्रोड्यूस भी करते हैं। अब हम देखते हैं फार्मर यानी किसान, जिसे अन्नदाता भी कहा जाता है, उसकी लाइफ के बारे में सेकंड चीज हम देखने वाले हैं। तो फार्मर जो है ना, इसकी बड़ी हार्ड डिफिकल्ट लाइफ रहती है। अब क्योंकि इसको पूरा दिन काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ये काम कहां पे करता है बच्चे? फील्ड में, खेत में काम करता है, अपने फार्म में काम करता है। इसलिए फार्म में काम करने वाला कौन? फार्मर। इसका काम क्या है? फसल को, क्रॉप को कल्टीवेट करना। कई प्रकार की क्रॉप्स होती हैं, जैसे फूड क्रॉप्स, जिसमें चावल, गेहूं, गन्ना, ये सब उगता है। कुछ होती है कैश क्रॉप, जिनको खा तो नहीं सकते हैं लेकिन बेच के पैसा कमा सकते हैं, जैसे जूट, कॉटन, ये सब कुछ। ठीक है बच्चे? तो फार्मर जो है उसको ना क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इंडिया में ना। आप जितने भी फार्मर्स हैं ना हमारे आसपास, हर किसी के पास ना इरिगेशन यानी सिंचाई करने की सुविधा नहीं है। सिंचाई क्या होता है? फसल को पानी देना। फसल पौधा है, पौधों को पानी चाहिए उगने के लिए। तो हम लोग किस पे, ज्यादातर लोग किस पे डिपेंडेंट होते हैं? मॉनसून यानी बारिश पे, रेनी सीजन पे। तो बारिश नहीं हुई तो इनकी फसल खराब हो सकती है। नेचुरल कैलेमिटीज, बारिश हुई ही नहीं तो सूखा यानी ड्राउट पड़ जाएगा। ज्यादा बारिश हुई तो बाढ़ आ जाएगी, इससे भी दिक्कत हो जाएगी बच्चों। मार्केट में अगर प्राइस अच्छा नहीं मिला, या फिर कीट पतंगों ने, पेस्ट ने हमला कर दिया, फसल खा गए, तब भी दिक्कत हो जाएगी बच्चों। तो ये सारे चैलेंजेस फार्मर को देखने को मिलते हैं। अच्छा, फार्मर कई सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं क्रॉप उगाने के लिए। वो टेक्निक्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फार्मर क्या करते हैं? प्रेपरेशन ऑफ सोइल। तो खेत में फसल उगाने से पहले हल चलाई जाती है, प्लोइंग की जाती है। इसे क्या कहते हैं? प्लोइंग की जाती है, ठीक है। तो यानी हल चलाई जाती है, मिट्टी को जोता जाता है, मिट्टी को हल्का किया जाता है। क्या क्या टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं? प्लो यानी हल, हो यानी अगर बात करो तो खुरपी या कुदाल का इस्तेमाल किया जाता है। कल्टीवेटर यानी बच्चे कल्टीवेटर बड़े बड़े ना ट्रैक्टर के साथ चलने वाले होते हैं, ठीक है। तो इससे मिट्टी हल्की हो जाती है। उसके बाद सोइंग द सीड, उसके बाद ना मिट्टी में ना ऐसे फैला फैला के क्या डाला जाता है? बीज डाला जाता है, ठीक है। तो यानी बीज, अच्छी क्वालिटी का बीज जो है उसे अच्छी एक दूसरे से दूर दूर डाला जाता है। फिर उसके बाद बच्चे हमारे पास आता है फर्टिलाइजेशन, सॉरी है ना। उसके बाद बच्चे बीज में ना फर्टिलाइजर यानी खाद डाली जाती है। अब खाद दो तरीके की होती है। एक खाद होती है ऑर्गेनिक और एक होती है लैब में बनी हुई यानी सिंथेटिक। सिंथेटिक खाद में सबसे फेमस आती है बच्चे यूरिया। क्या आती है? यूरिया, ठीक है। और ऑर्गेनिक में दो आते हैं, एक आती है मैन्योर, ये बच्चे गाय के गोबर को या जानवरों के गोबर को सड़ा के बनती है, काऊ डंग से या गोबर से ये बनती है। दूसरी आती है बच्चे कॉम्पोस्ट। कौन सी आती है? कॉम्पोस्ट। ये जो किचन में वेस्ट होता है ना आप सभी के, उसको ना उसको सड़ा के बनती है। तो ये किचन के वेस्ट से बनती है, किचन के वेस्ट से, पत्ते पत्ते से बनती है कॉम्पोस्ट। तो इन सबको डालते हैं हम, उससे मिट्टी जो है वो अच्छी फसल उगाने लगती है। अब ये भी कर दिया, उसके बाद ना पानी भी तो देना पड़ता है, इरिगेशन करने पड़ेगी। फिर क्या करना पड़ेगा बच्चे? इरिगेशन, फसल को पानी भी देना पड़ेगा, ठीक है। रेगुलर सप्लाई करनी पड़ेगी वाटर की। फिर ना फसल के साथ ना कुछ ना ऐसे पौधे उगाएंगे जो हमें नहीं चाहिए, खेत में हमें नहीं चाहिए, तो उन पौधों को अलग भी करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं बच्चों। वीडिंग के बाद बच्चे फिर हमें जब फसल बड़ी हो जाएगी तो उसकी कटाई भी तो करने पड़ेगी, यानी हार्वेस्ट भी तो करने पड़ेगा फसल को, ठीक है। तो कई सारे टूल इस्तेमाल होते हैं, जिसमें सिक्कल यानी दराट हो गया, या फिर बड़े बड़े ट्रैक्टर के आगे लगने वाले कंबाइन और ऐसी चीजें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। फिर स्टोरेज, बच्चे हमने फसल ना, ठीक है, थ्रेशिंग भी होती है इसके बाद। अब फसल तो काट ली, उसके बाद थ्रेशिंग होती है। थ्रेशिंग में क्या करते हैं? बीज को या जो खाने वाला हिस्सा होता है ना उसको अलग करते हैं, किससे? बाकी फसल से। उसके बाद क्या करते हैं बच्चे? उसके बाद हम क्या करते हैं? इसको ना स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि एक दिन में सारी फसल तो नहीं खाएंगे, एक साल के लिए इसका इस्तेमाल करना है या बेचना है ना, तो स्टोर करके रखते हैं स्टोरेज टैंक्स में बड़े बड़े, ठीक है बच्चे। उसके बाद अगर बात करूं तो देखो एक और चीज है जिसे हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन, यानी सीड में से, यानी मान लीजिए एक बीज है ना,
तो इस बीज में से कैसे पौधा निकलेगा उसको कहते हैं सीड जर्मिनेशन। ठीक है, तो इसके लिए बच्चे सीड जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए, सीड के इर्द गिर्द होना चाहिए वाटर, और क्या होना चाहिए बच्चे, सुटेबल टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर भी नहीं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, मैं टेम्परेचर को TEMP लिख रहा हूं। ठीक है, और क्या होना चाहिए बच्चे, ऑक्सीजन यानी एयर होनी चाहिए, सनलाइट हो ना हो, क्योंकि ना बीज जो है ना वो धरती के नीचे पनपता है, तो यहाँ पे ना मिट्टी के अंदर से ना एयर पहुंच जाती है, मिट्टी के अंदर एयर पहुंच जाती है, कम पहुंचती है लेकिन पहुंच जाती है। वाटर भी होता है यहाँ पे, ठीक है, वाटर भी होता है, टेम्परेचर भी अच्छा होता है। जब ऐसा होता है फिर यहाँ से ना पत्ता निकलता है, यहाँ से एक पत्ता निकलता है, फिर दूसरा पत्ता निकलता है, फिर जब ये पत्ते निकलते हैं ना तब सनलाइट की जरूरत होती है और फिर ये पौधा बड़ा होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सीड जर्मिनेशन। क्या कहते हैं बच्चे, सीड जर्मिनेशन। ठीक है, अच्छा बच्चे, इसमें सबसे पहले क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सीड क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, फिर उसके स्प्राउट्स बनते हैं यानी अंकुरित होता है वो, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। ठीक है, ये आपने घर में भी करके देखा होगा ना। आप क्या कर सकते हो, एक ना कटोरी में दाल ले सकते हो, दाल भी सीढ़ी होती है, पानी डाल सकते हो, उसको पानी में 2-3 दिन रखोगे तो वो अंकुरित हो जाएगी, यदि उस पानी में उसका क्या निकल जाएगा, उसमें से ना हरा सा पत्ता निकलना शुरू हो जाएगा। फिर होता है बच्चे सीड डिस्पर्सल यानी बीजों का प्रसार। अगर ना सारे सीड एक ही जगह हुए तो उस जगह में न्यूट्रिएंट्स कम है, तो सारे पौधों, सारे सीड्स को बराबर क्या नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, कंपटीशन हो जाएगा उनके बीच में। प्लस बच्चे वहां पे अगर कोई खतरा होता तो सारे इकट्ठा ही खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए ऐसी इनकी, ठीक है, कुदरत ने क्या करा कि भाई सीड को फैला देना है, एक सारी जगहों में फैला देना है। इससे क्या होता है, ओवर क्राउडिंग, यानी सारे ओवर क्राउडेड नहीं हो जाएंगे, इकट्ठे इकट्ठे नहीं हो जाएंगे। ठीक है, कॉम्पिटिशन फॉर द रिसोर्सेज, यानी अब उनको पानी के लिए, खाद के लिए लड़ना भी नहीं पड़ेगा। इसके कई सारे मेथड है, जैसे, ठीक है, कॉटन और डेंड्रियल। डेंड्राइट एक फूल होता है, आपने बड़ा प्यारा सा फूल होता है, ऐसे देखा होगा आप लोगों ने ना, ऐसे फूल होता है, पहले ना वो येलो कलर का होता है, ऐसा ऐसा ना येलो कलर का सुंदर सा फूल होता है। बाद में जब वो बूढ़ा हो जाता है ना तो ये येलो कलर वाला हिस्सा व्हाइट कलर का हो जाता है, तो फूंक मारते हैं ना तो ये यूं फैल जाता है चारों तरफ। ठीक है, ये कॉटन, तो ये बच्चे ऐसे हवा से ही फैल जाते हैं। ठीक है, या वाटर, वाटर से बाय विंड, तो हमने देखा ये बाय वाटर, जैसे कोकोनट है, नारियल क्या करता है, पानी में गिरता है, तैरता रहता है, किसी किनारे में जाता है, नारियल का पेड़ लगाता है। बाय एनिमल्स, एनिमल्स क्या करते हैं बच्चे, ठीक है, जैसे जेंथेलियम है, एनिमल्स ना फलों को खा जाते हैं, फ्रूट्स को खा जाते हैं। जब वो पोटी करते हैं ना तो उनकी पोटी में वो बीज निकल आता है, और वो खाद के साथ बीज निकलता है तो उससे फिर पौधा निकल आता है बड़ा। ठीक है, या फिर अगर बात करें बाय, ठीक है, एक्सप्लोजन। ठीक है, जैसे एक्सप्लोजन का मतलब कि फट जाने से, जैसे मटर होता है ना तो उसका दाना ना थोड़ा टाइम के बाद फट जाता है, तो सारे उसके जो दाने हैं वो बिखर जाते हैं, तो ये सब से जरिए से सीड जो है वो फैल जाता है। प्लांट्स की बात करूं बच्चे, प्लांट्स में भी कई सारे फंक्शन होते हैं जिंदा रहने के लिए। सबसे पहले अगर मैं प्लांट्स में बात करूं ना, तो प्लांट जो चीज करते हैं, फंक्शन यानी अपने आप को एनर्जी बनाने के लिए करते हैं ना, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी हिंदी में कहूं तो प्रकाश संश्लेषण। प्लांट क्या करते हैं, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अपनी रूट्स में से वाटर लेते हैं, और इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में मिला देते हैं। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल जाता है ना तो इससे बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6, प्लस बहुत सारी ऑक्सीजन बनाते हैं जो ये छोड़ देते हैं, जो हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके बाद बच्चे ये रेस्पिरेशन भी करते हैं। रात के टाइम पता है कि प्लांट क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। रात के टाइम प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, और इससे प्लांट में एनर्जी बनती है। अब ये जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, ये ग्लूकोज से मिलकर एनर्जी बनाती है, इसे कहते हैं रेस्पिरेशन। फिर कहते हैं बच्चे ट्रांसपिरेशन। अब प्लांट्स ना जब ये प्रोसेस करते हैं ना तो प्लांट्स में ना क्या बनता है, वाटर भी बनता है। जो प्लांट्स में ज्यादा वाटर होता है ना तो इनके पत्तों में ना छोटे छेद होते हैं जिनको कहते हैं स्ट्रोमेटा। ठीक है, इन छेदों से ना ये ना पानी को बाहर छोड़ देते हैं, और जब ये पानी को बाहर छोड़ते हैं ना तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं प्यारे बच्चों। ट्रांसपिरेशन के जरिए ना बड़ी सारी चीजें होती है, जैसे ज्यादा वाटर जो है ना वो भी कंट्रोल हो जाता है कि भाई पौधे के अंदर ज्यादा वाटर ना हो। इससे ना बच्चे टेम्परेचर भी कम हो जाता है क्योंकि पानी का छिड़काव हो रहा है। बड़ी सारी चीजें, अच्छी चीज है ये। ग्रोथ मतलब ये धीरे धीरे पौधे क्या करते हैं, बढ़ते हैं, बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। छोटा पौधा बड़ा पेड़ बन गया, फल आ गया, फल में आ गया बीज, फिर एक छोटा पौधा, तो ऐसे ग्रोथ भी करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं सुपर सेंसेस, यानी अगर हम बात करें विशेष इंद्रियां। हम इंसानों में तो 5 ही तरीके की सेंसेस होती है ना, कौन कौन सी है, टच, टच करके हम देख सकते हैं, टेस्ट, स्मेल, हियर एंड व्हाट, साइट, साइटनेस, देख पाना, है ना।
तो हम ना सारी चीजों को नहीं देख पाते, हमारी नजर ना थोड़ी बड़े ज्यादा दूर तक जाएगी तो कमजोर हो जाती है, चीजों में फर्क नहीं पड़ पाती। कुछ जानवरों में नजर बड़ी तेज होती है, वो बहुत दूर तक भी देख लेंगे, जैसे बाज होता है ना, बाज, वो उल्लू होता है ना, उल्लू, वो कुछ जान हमें ना कुछ चीजें सुनाई नहीं देती, लेकिन कुत्ता तुमने देखा होगा कान खड़े कर करके वो ऐसे करता ना, कि उन कुत्तों को भूकंप आने से पहले पता चल जाता है, गाय को, हाथी को। तो ये मतलब हमसे ज्यादा सुन सकते हैं, क्योंकि हम ना एक फ्रीक्वेंसी, हम ना एक रेंज में 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की ही साउंड को सुन सकते हैं। लेकिन ये जानवर ना हमसे भी ज्यादा रेंज की चीजें सुन सकते हैं, जो हमें चीज नहीं सुनाई दे रही है ना, बिल्कुल धीमे धीमे हमारे कान में बिल्कुल स्लो हो गई है ना, अब कोई हमसे बहुत दूर कुछ बोल रहा है ना, कुत्ता उसको सुन लेगा। तो ये सुपर सेंस है उनके अंदर। तो ऐसी ऐसी सुपर सेंस किन किन जानवरों के अंदर है देखते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की। तो आपको पता ना कुत्ते की सूंघने की शक्ति कितनी ज्यादा होती है। कहीं पे ना बॉम्ब है या कहीं पे ड्रग्स हैं, तो कुत्तों को बॉम्ब स्क्वाड को बुलाते हैं, कुत्तों को बुलाते हैं, कुत्ते सूंघ के बता देंगे कि इसके अंदर खतरा है ना, अपने मालिक को सूंघ के निकाल देंगे। तो ये उनकी तो अच्छी सेंस है ना, ठीक है। पीपल को, फूड को, डेंजर को, ये सबको सेंस कर लेते हैं। जैसे डॉग हो गया, वुल्फ हो गया, इनके अंदर ये सेंस होती है। सेंस ऑफ हियरिंग, बैट्स, चमगादड़। अपने बच्चे, एक मच्छर फटफड़ाता है ना, तो उससे जो आवाज आती है हमें नहीं सुनाई देती है, लेकिन चमगादड़ दूर से सुन लेती है उस आवाज को और पकड़ लेती है किसको, उसको, ठीक है, खाने के लिए। डॉग्स, और इसके अलावा एलिफेंट जो है ना, एलिफेंट, काऊ, वेल, ये तो भूकंप वगैरह जब आता है ना, अर्थक्वेक वगैरह, तो दूर से सुन सकते हैं ये, क्योंकि ये इंफ्रासोनिक साउंड्स, यानी जो भूकंप से साउंड निकलती है उनको सुन सकते हैं, ठीक है। बैट जो है ना, बैक इकोलोकेशन, यानी ये ना अपने गले से ना एक साउंड निकालती है जो हमें सुनाई भी नहीं देती है, लेकिन इसके शिकार तक टकराती है, या जिस गुफा में होती है उसकी दीवारों तक टकराती है और वापस आती है ना, तो इससे इसके अंधेरे में भी देख सकती है ये। हम अंधेरे में नहीं देख सकते ना, बैट्स अंधेरे में देख तो नहीं सकती लेकिन सुन सकती है, इनके बड़े बड़े कान होते हैं, ऐसे होते हैं आगे को कान। मैमल होती है बैट भी, याद रखना, बैट भी एक मैमल है, लेकिन उड़ सकता है, इकलौता ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है। मैमल यानी जो अपने बच्चों को दूध पिलाता हो, अपने बच्चे को जन्म देता हो, ठीक है। एक मैमल ऐसा भी जो अंडे देता है, वो है प्लेटिपस, याद रखना इस बात को, ठीक है। अच्छा, सेंस ऑफ साइटनेस, ईगल, आउल, हॉक। बच्चे ये दूर से ना, आसमान से कहते हैं ना, चील की नजर, ऊपर से देख लेता है, नीचे छोटा सा सांप चल रहा है उसको दूर झपट्टा मार के पकड़ लेता है ऐसे, हमें दिखे ना दिखे छोटा सा, है ना, इनकी नजर बड़ी तेज होती है। तालाब में मछली होगी, हमें दिखे ना दिखे, ये आएगा यूं झपट्टा मारेगा, यूं अपने पंजे में पकड़ के उड़ जाएगा। तो बड़ी ही ज्यादा इनकी अच्छी सेंस ऑफ साइटनेस भी होती है बच्चे, ठीक है। सेंस ऑफ टच, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे आंट हो गई, ठीक है, ये अपनी लेग से ना वाइब्रेशन फील कर सकती है। स्नेक हो गया, ये वाइब्रेशन को। टेस्ट, बटरफ्लाई क्या करती है, अपने पैरों से, आपको पता, टेस्ट कर सकती है। वो जब बटरफ्लाई ना ऐसे उसके ऊपर बैठती है ना, वो किसके ऊपर, फूल के ऊपर, तो पैरों से टेस्ट कर सकती है कि इसके अंदर नेक्टर है या नहीं है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना, डिफरेंट थिंग। अच्छा बच्चे, तो इनसे इनका मदद क्या है, ये अपना खाना ढूंढने के लिए, अपने आप को एनिमीज से बचाने के लिए, शेल्टर ढूंढने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, इन सब का इस्तेमाल ये करते हैं। अब कुछ जानवर जो है ना, उनके ना छोटे बच्चों के कुछ नाम होते हैं, हम देख लेते हैं। काऊ यानी गाय जो है ना, इसके छोटे बच्चे को बछड़ा या काफ कहते हैं। कुत्ते के छोटे बच्चे को पपी कहते हैं, यानी पिल्ला कहते हैं। कैट के छोटे बच्चे को किटन कहते हैं, यानी बिल्ली के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं, बिल्ली का बच्चा, बिलाड़। गोट को क्या कहते हैं, बकरी, बकरी के बच्चे को किड ही कहते हैं, यानी मेमना कहते हैं। लैम भी कह देते हैं कई बार। हॉर्स के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं, फाउल कहते हैं, यानी शावक कहते हैं। लाइन के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं, शावक ही कहते हैं, कब कहते हैं। एलिफेंट के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं, काफ कहते हैं, यानी बछड़ा कहते हैं, ठीक है बच्चों। हैन के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं, चिक कहते हैं, यानी चूजा कहते हैं। डक के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं बच्चों, डकलिंग कहते हैं, ये बत्तख का बच्चा कहते हैं। शीप के छोटे बच्चे को कहते हैं, लैम कहते हैं बच्चों। ये आपने ख्याल रखना है, इनके ना नाम जो है ये आपसे पूछे जा सकते हैं। चलो, माउंटेन ट्रेन। माउंटेन क्या होता है बच्चों, देखो दो चीज होती है, एक हिल और एक माउंटेन। दोनों ही एलिवेटेड लैंड मास है, यानी दोनों ही जमीन के उठे हुए हिस्से हैं। हिल बहुत ही ज्यादा ऊंचा होता है, ये देखो ज्यादा ऊंचा होता है, और इसकी ना टिप होती है, पीक होती है, ऐसी पीक होती है माउंटेन की। और यहाँ पे लोग नहीं रह सकते क्योंकि बर्फ पड़ी होती है, बड़ा ही ज्यादा ठंडा होता है, तो सारा हिल हैबिटेबल नहीं होता है, सॉरी माउंटेन हैबिटेबल नहीं होता है। लेकिन हिल यानी पहाड़ी जो है ना, इसका राउंडेड हिल टॉप होता है, और यहाँ पे पूरे गाँव के गाँव बसे होते हैं ऐसे, और यहाँ पे लोग जो है वो रह भी सकते हैं, यहाँ पे लोग जो है वो रहते भी हैं, लोग रहते भी हैं, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ माउंटेन्स और हिल्स में जो लाइफ होती है बच्चे, थोड़ी डिफिकल्ट होती है। क्यों, इतने ऊंचे इलाकों में ना सड़कें नहीं होती हैं, तो इसलिए लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से ना यहाँ पे बच्चे लैंडस्लाइड, पानी की समस्या, बड़ी सारी समस्याएं होती है, इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ का जीवन। हिमाचल प्रदेश
उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्टर्न घाट्स वाले इलाके, नॉर्थ ईस्ट के इलाके, यहाँ पे कई सारी जगहों पे, राजस्थान में अरावली पहाड़ हैं, सतपुरा, विंध्याचल है, मध्य प्रदेश में, यहाँ पे लोगों को दिक्कतें देखने को मिलती है। ठीक है बच्चे, तो ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लाइफ यहाँ पे होती है। ठीक है, बहुत ही ऊंचा ऊंचा पहाड़ होते हैं। ठीक है, जैसे ही ऊपर जाते हैं तो ठंड बढ़ती जाती है, यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होता है। ठीक है, और बच्चे यहाँ की जो मिट्टी है ना वो भी ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है। यहाँ पे कई जगहों पे बर्फ भी गिरती है और ग्लेशियर भी होते हैं, बहुत ठंड होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो क्या क्या उगता है, तो यहाँ पे पाइन, देवदार है ना, इनको कहते हैं शंकुधारी वन, यानी कोनिफोरस फॉरेस्ट। यहाँ पे इस तरीके के फॉरेस्ट होते हैं। कोनिफोरस क्यों कहते हैं कि कोन की तरह इनकी शेप होती है, जैसे क्रिसमस ट्री होता है ना, तो ऐसे पेड़ होते हैं, आपने देखा भी होगा, आप ऐसे ड्राइंग में भी बनाते होंगे ना, ऐसे पेड़ होते हैं, ऐसे ये देखो ऐसे वाले पेड़ होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, ज्यादा यहाँ पे पेड़ पौधे भी नहीं होते हैं। यहाँ के लोग क्या करते हैं, टेरेस फार्मिंग। अब खेत देखो ऐसा है ना, प्लेन में तो सीधा सीधा यहाँ पे खेत बना दिया हम लोगों ने, यहाँ पे खेत कैसे बनाएंगे, तो लोग ना यहाँ पे इसको खोद खोद के ना ऐसे ऐसे स्टेप फार्मिंग बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग बोलते हैं, या सीढ़ीदार खेती बोलते हैं, तो इस तरीके की करते हैं यहाँ पे। यहाँ के लोग ना पक्का क्या पालते हैं, जानवरों को, जैसे शीप, भेड़, बकरी, याक हो गया, इन सबको पालते हैं। ठीक है, और यहाँ के लोग ना टूरिज्म, क्योंकि लोग ना यहाँ पे ना बच्चे हवा बड़ी अच्छी होती है, एयर बहुत अच्छी है, सीनरी बहुत अच्छी होती है पहाड़ों की, तो लोग ना शहरों से घूमने जाते हैं। तो यहाँ पे जब घूमने जाते हैं तो लोग यहाँ पे घूमते हैं, और ये फिर यहाँ के लोग टूरिज्म से पैसा कमाते हैं और थोड़ी बहुत चीजें भी बेचते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ के लोगों की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ के लोगों की अगर मैं बात करूं फूड हैबिट, क्या खाते हैं, तो बच्चे यहाँ पे मेज, बार्ली, पोटैटोज, ये सब कुछ, मीट प्रोडक्ट्स, मिल्क, ये सब चीजें लोग यहाँ पे खाते हैं। कपड़े तो वुलन क्लोथ, गरम गरम कपड़े पहनने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड होती है, तो उस ठंड से अपने आप को लोगों ने इन्होंने बचाना होता है। ठीक है, घर की बात करूं तो ज्यादातर इनके लकड़ी और पत्थर से बने हुए घर है, कि जो आसपास चीजें मिलती है ना उसी से ज्यादातर घर बनाते हैं। और घर की जो छत है ना वो ऐसी होती है, स्लोप वाली, ऐसी वाली छत होती है घर के ऊपर, है ना, इसके ऊपर कई बार स्लेट भी डला होता है। ऐसी छत क्यों होती है, ताकि ना जो बर्फ है ना वो बर्फ टिक ना सके, इस छत से तो गिर जाएगा ना। जबकि इसके बजाय अगर मैं ऐसी वाली छत बना दूं बच्चों, अगर मैं ऐसी वाली छत डाल दूं घर की, तो इससे क्या होगा, इसके ऊपर तो बर्फ और पानी जब टिक जाएगा तो भाई ये तो छत लीक भी हो सकती है, नीचे पानी भी टप आ सकता है अंदर, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, रोड्स बड़ी पतली पतली होती हैं, यहाँ पे बड़ी हवाएं चल रही होती हैं। ठीक है, तो बच्चे याद रखना, यहाँ पे ना लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए खच्चरों का और घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को लेके जाने के लिए। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं तो यहाँ के लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम, लैंडस्लाइड होती है बहुत ज्यादा बच्चे, तो लोग मर भी जाते कई बार दब के, है ना, रास्ते बंद हो जाते हैं, हार्श क्लाइमेट, ठंड बड़ी ज्यादा होती है यहाँ पे। ठीक है, मेडिसिन और एजुकेशन भी, पहाड़ी इलाकों पे बहुत ज्यादा सड़कें भी नहीं है, जनसंख्या भी कम होती है, तो बहुत सारे यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज और साथ में एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं होती है। इनको इसके लिए कहाँ पे आना पड़ता है, शहरों में आना पड़ता है। एडवांटेजेस ऑफ माउंटेन लाइफ की एडवांटेज क्या है, साफ हवा होगी, पानी साफ होगा, टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी है, नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे, ये सब चीजों की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। चलिए ये हमने देख लिया, अब लास्ट टॉपिक जो है आज का उसको देखेंगे, मेजर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो बच्चों इंडिया में सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है, इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। क्या करवाना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्शन यानी वोट जो डालते हैं। ठीक है, तो ये किस किस के इलेक्शन करवाते हैं, एमएलए, एमपी, इन सब के इलेक्शन, प्रेसिडेंट, इन सब के इलेक्शन कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन करवाता है बच्चे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर आ गया बच्चे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई का क्या काम है बच्चे, ये नोट छापता है। ठीक है, जो नोट होते हैं ना, रुपीज, मनी, ठीक है, इसकी मिंटिंग करता है, यानी इनको छापता है। उसके अलावा बच्चे ये बैंक्स को देखता है कि सारे बैंक अच्छे से काम तो कर रहे हैं, कोई बैंक घोटाला तो नहीं कर रहा। ठीक है, बैंक क्या काम करते हैं, पैसे को जमा करते हैं, लोगों को पैसे को उधार पे देते हैं, लोन देते हैं, ये सारे काम बैंक करते हैं। वैसे बच्चे इसरो, ये हमारे इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, ये स्पेस में, आपने सुना होगा ना मंगलयान, चंद्रयान, तो स्पेस में रॉकेट्स भेजता है, स्पेस में सैटेलाइट्स भेजता है। ठीक है, ये सारे काम करता है कौन, इसरो काम करता है। कहां कौन सा काम करता है, ये इसरो काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो बच्चे डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, कभी भूकंप आ गया, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो ये क्या करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। इनकी ना एक टीम भी होती है, जिसको कहते हैं एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। ये जाके लोगों को वहां पे बचाने का काम करते हैं।
ठीक है बच्चों। इसके अलावा सीबीआई, तो अगर ना बच्चे कोई बड़ा सीरियस क्राइम करता है ना, तो पुलिस वालों से भी अगर उस क्राइम सोल्व नहीं हो रहा हो ना, फिर बारी आती है किसकी, सीबीआई की। तो सीबीआई वाले वो क्राइम पक्का ही सोल्व कर देते हैं भाई, ठीक है। आपने याद रखना, एंटी करप्शन, कोई अगर घूसखोरी कर रहा हो, गलत काम कर रहा हो, करप्शन कर रहा हो, उसको पकड़ते हैं ये लोग सीबीआई वाले, ठीक है। अच्छा बच्चे, अब अगर मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं ना, तो मतलब देखो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो इंडिया की थी, इंटरनेशनल पूरी दुनिया की है। तो सबसे पहले से सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएन। ये कब बनी थी, तो याद रखना 24 अक्टूबर 1945 में ये बनी थी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है बच्चे। पूरी दुनिया में शांति बनी रहे, कोई दो देश आपस में ना लड़े, इसलिए इसको बनाया गया है, ठीक है। और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, भाई हमारे साथ कोई गलत ना हो। फिर आता है बच्चे WHO, W से वर्ल्ड, H से हेल्थ, O से ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चे दुनिया में ना सारे लोगों की सेहत अच्छी रहे, बीमारी कम से कम फैले, इसके लिए कौन काम करता है, WHO काम करता है। फिर आता है बच्चे यूनेस्को, इसकी शॉर्ट फॉर्म तो यूनेस्को है, अगर इसको एक्सटेंड करें तो क्या होगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या काम करती है प्यारे बच्चों, तो ये पूरी दुनिया में एजुकेशन, साइंस, कल्चर, इस सबको प्रमोट करती है, ठीक है, यूनेस्को। फिर आता है बच्चे IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, I से इंटरनेशनल, M से मॉनिटरी, F से फंड। अब ये क्या करता है बच्चे, पूरी दुनिया में ना जब किसी कंट्री को ना लोन लेने की जरूरत होती है ना, ठीक है, किसी कंट्री को पैसे की जरूरत होती है, तो दो हैं ये ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनको पैसा देती है, एक IMF और एक वर्ल्ड बैंक, ठीक है बच्चे, ठीक है। IMF और दूसरे कौन सा है, वर्ल्ड बैंक, ये दोनों ही लोगों को करते हैं, लोन्स देते हैं। अब ना नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ना हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे, ये पूछा जा सकता है, तो एक बार देख लेते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे बच्चे, बैंगलोर में है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। सारों का ही नई दिल्ली में है, आपने याद रखना, बस RBI का कहाँ पे है, मुंबई में है, और इसरो का कहाँ पे, बेंगलोर में है। बाकी आप देखो CBI का भी नई दिल्ली में है, UPSC का नई दिल्ली में है, CBSE का नई दिल्ली में है, NHRC का नई दिल्ली में है, ऑल इंडिया रेडियो का नई दिल्ली में है, दूरदर्शन का, सारी चीजों का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई में, और साथ में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का इसरो में, दो याद रखने आपने, ठीक है बच्चे। चलो उसके बाद ना आपने याद रखना, यहाँ पे मैं एक ट्रिक भी बताता हूँ आपको। अगर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के आगे W लगा है और पीछे O लगा है, जैसे WHO, WMO वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो इनका हेडक्वार्टर पक्का कहाँ पे होगा पता, स्विट्जरलैंड में होगा, जिनेवा में। तो कैसे याद रखोगे आप, अगर ऐसे होगा तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे स्विट्जरलैंड, ये देखो बच्चे, ये देखो, देखते हैं कहाँ कहाँ पे, ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो इंटरनेशनल भी लगा होगा ना आगे ILO, तो इसका भी कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ये देखो WTO जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो ये देखो WHO जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जहाँ पे भी एंड में O लगा होगा, शुरू में वर्ल्ड या इंटरनेशनल लगा होगा, वहां पे क्या लिखोगे आप, जिनेवा स्विट्जरलैंड। UN का हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है, USA में है। यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में है। यूनिसेफ का कहाँ पे हेडक्वार्टर, याद रखना है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो जो पैसे देते हैं वहां का, उनका वाशिंगटन DC में। पैसे कौन कौन देता है, IMF और वर्ल्ड बैंक देता है, ठीक है। FAO का फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करती है, पूरी दुनिया में ना फूड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम ना हो, इसका ख्याल रखती है। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, रोम इटली में है। इसके अलावा बच्चे अगर तुम देखोगे यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये ना पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, यूग नीदरलैंड्स में है, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोगों ने आज की लेक्चर में सारी चीजें देखी। तो आज के लिए इतना ही, आज मैं आपको करता हूं बाय बाय। 2 दिन बचे हैं पेपर के लिए, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वहां पे ये नोट्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपने बच्चों ने एक काम करना है, सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब करना है। और अपने बड़े भाइयों बहनों को जरूर बताना है कि अगर वो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इसी चैनल पे अब बोर्ड की क्लासेस भी होगी, चाहे वो 10th हो चाहे 12th हो, CBSE बोर्ड की क्लासेस भी होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब आज के लिए मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ बाय बाय। जल्दी से ये पढ़ लेना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हैव अ वेरी गुड डे, प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।